Today I am going to discuss about the most important topic and this is the last part और ये पूरी तरह से मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ. ओके, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या मोमेंट. ओके, 1857 से लेकर 1947 तक कंप्लीट करवा दूंगा आज. प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो. देखो इतने 14-15 वीडियोज़ में लेकर आई हूँ इस पर और मैंने अपलोड कर चुका हूँ और आप लोग देख लेना हर एक चीज़ में मतलब कितना कंटेंट है. ओके, तो आपका भी एक ड्यूटी बनती है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड तक, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ कि आपका सारा यहीं से कंप्लीट हो जाए और आपको दूसरी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े. ओके, दिस इज़ ओनली माई मोटिव और मेरा यही है कि आपका एग्ज़ाम क्रैक हो. ओके, आई एम नॉट सेलिंग माई कोर्स और जो भी वीडियोज़ वगैरह. ओके, तो जितना हो सके आप शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँ. ओके, चलो करते हैं इसके शुरुआत. अब हमारे पास आ गया क्विट इंडिया मूवमेंट. इससे पहले हम बात करेंगे बात करेंगे वर्धा प्रपोजल. देखो वर्धा प्रपोजल क्या है, इंपॉर्टेंट है. कब आया था ये? 1939 में. किसने लाया था? कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने. इसका मेन मकसद क्या था? इनका मेन मकसद था कि हमने जो वर्ल्ड वॉर सेकंड है उससे पहले हमें क्या होना चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए. ओके, और फिर हम सेकंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे. ओके, तो वर्धा प्रपोजल में क्या था, ये किसने ड्राफ्ट किया था? ये ड्राफ्ट किया था बाय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने. याद रखना, ड्राफ्टेड बाय मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने. इन्होंने क्या किया था? इसको ड्राफ्ट किया था. ओके, और वर्धा प्रपोजल में क्या था, कब हुआ था ये? 1939 में. एक वर्धा एक जगह है, वहाँ पे ये हुई थी. ठीक है, यहाँ पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे उन्होंने प्रपोजल क्या रखा था कि भाई वर्ल्ड वॉर सेकंड से मतलब कि विश्व युद्ध सेकंड से पहले ही हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए. ओके, फिर हम पार्टिसिपेट करेंगे वर्ल्ड वॉर सेकंड में, अदरवाइज नहीं. ओके, अब इससे क्या हुआ, जो लॉर्ड लिनेथ गो थे उन्होंने क्या किया था कि सबको अनाउंस कर दिया था कि भाई इंडियन जो है वो तैयार है क्या करने के लिए? वर्ल्ड वॉर सेकंड में पार्टिसिपेट करने के लिए. याद रखना, लॉर्ड लिनेथ गो जो थे उन्होंने क्या किया, पहले डिक्लेयर कर दिया था. याद रखना, किसने? लॉर्ड गो ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि भाई ये जो इंडियन लीडर है वो क्या करेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे. इससे क्या हुआ, मतलब बिना इंडियन जो भी लीडर्स थे, जो भी कांग्रेस लीडर थे या बड़े बड़े लीडर थे, बिना उनके कंसेंट से क्या किया बता दिया. हालांकि ये राजी नहीं थी, इन्होंने, इनकी शर्त थी कि भाई हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए. लेकिन लॉर्ड लिनेथ गो ने क्या किया, अनाउंस कर दिया सबको कि भाई इंडिया तो पार्टिसिपेट कर रहा है वर्ल्ड वॉर सेकंड में. इससे क्या हो गया, इंटरनेशनल जो कांग्रेस के लीडर थे उनको बहुत ही गुस्सा आ गया और इससे रिवॉल्ट जो प्रोटेस्ट वो इनके अगेंस्ट बढ़ना शुरू हो गया. ओके, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है. वर्धा प्रपोजल ये लीडरलेस मोमेंट था. किसने ड्रॉप्ट किया था? मौलाना अब्दुल कलाम ने. 8 अगस्त 1942 में क्या हुआ, अब क्विट इंडिया मोमेंट चलना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया. 8 अगस्त 1942, दिस डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को. कहाँ पे? मुंबई में, ग्वालिया टैंक मैदान में, वहाँ से लॉन्च किया था. याद रखना, कहाँ से शुरू हुआ था क्विट इंडिया मोमेंट? मुंबई से. कौन से जगह से? ग्वालिया टैंक मैदान. कभी कभी ऐसे पूछा जाता है. आप देखो जेके एसएसबी एग्ज़ाम का लेवल कितना टफ हो चुका है. ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ डीपली पढ़ना पड़ेगा और विद कॉन्सेप्ट क्लियर. ओके, अब यहाँ पे कौन से, मुंबई तो है लेकिन कौन सी जगह से? ग्वालियर टैंक मैदान से. कहाँ से शुरू हुआ था? ग्वालियर टैंक मैदान से, वहाँ से लॉन्च किया था. ओके, गांधी के क्या स्पीच, क्या स्लोगन थी? डू और डाई, करो या मरो. ओके, 9 अगस्त गांधी जी वर अरेस्टेड एंड शिफ्टेड टू आगा खान पैलेस. अब 9 अगस्त को क्या हुआ, जो गांधी जी थे उनको अरेस्ट किया और कहाँ पे भेजा गया इनको? आगा खान पैलेस में, इन पुणे में. किसके साथ? कस्तूरबा एंड सरोजिनी नायडू के साथ. याद रखना, कस्तूरबा और सरोजिनी नायडू के साथ उनको कहाँ भेज दिया? उनको भेज दिया आगा खान पैलेस में. याद रखना, 9 अगस्त को क्या हुआ, गांधी जी वाज अरेस्टेड, इनको 9 अगस्त को अरेस्ट कर दिया गया और कहाँ शिफ्ट कर दिया? आगा खान पैलेस में, पुणे, विद कस्तूरबा. ठीक है, कस्तूरबा एंड सरोजिनी नायडू. ओके, इनके साथ. इन द मुंबई सेशन ऑफ आईएनसी 1942. अब जब मुंबई सेशन हुआ था 1942 में, फ्रेम द रेजोल्यूशन विद फॉलोइंग की फीचर्स. अब उन्होंने क्या किया 1942 में, जब मुंबई सेशन हुआ था 1942 को, उन्होंने एक रेजोल्यूशन फ्रेम किया था. उसमें कुछ की प्रोविजन थे.
एंड इमीडिएट एंड टू ब्रिटिश रूल इंडिया, कि भाई यहाँ से जल्दी ही इन अंग्रेज़ों को भगाओ, ठीक है, इनका जो शासन है इसका जल्दी ही एंड हो जाएगा, ठीक है। एंड इमीडिएट एंड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कमिटमेंट ऑफ फ्री इंडिया टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फैशिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। अब इन्होंने क्या किया, ये भी कमिटमेंट की कि भाई हमने अब आज़ाद भारत बनाना है, ठीक है, इसको आज़ाद कर देना है, ठीक है, अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फैसिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। देखो अब उन्होंने कहा कि जो भी इन्होंने जो अंग्रेज है ना, इन्होंने अपना डिक्टेटरशिप रूल चलाया है ना, अपना तानाशाही रूल चलाया जिसको कहा जाता है फैशिज्म, ठीक है, और पूरा कंट्रोल करके रखना। और इम्पीरियलिज्म मीन्स कंट्रोल बाय अदर कंट्री, मतलब कि दूसरा देश आके और हमारे देश के ऊपर राज करें, ये हम होने नहीं देंगे। अब हम अपने आप को बचा देंगे और जल्दी ही इंडिया को फ्री आज़ाद कर देंगे और इनको यहाँ से भगा देंगे। ओके, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर ब्रिटिश विड्रॉल, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही ब्रिटिश हो जाएंगे तो हम एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएंगे। ओके, जवाहरलाल नेहरू वाज केप्ट इन अल्मोड़ा जेल। अब जो जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम वो कहाँ पे उनको रखा था, अल्मोड़ा जेल में। और जो गांधी जी थे वो कहाँ पे थे, वो कहाँ पैलेस के अंदर थे, कस्तूरबा के साथ और सरोजिनी नायडू के साथ। ओके, आगा खान पैलेस के अंदर। ओके, ये बात आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगा खान पैलेस में इन पुणे में, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन बंकीपुर जेल, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उनको भी बंकीपुर जेल में। तो जो गांधी जी इनको कस्तूरबा और सरोजिनी नायडू के साथ कहाँ पे रखा था, आगा खान पैलेस में पुणे में। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बंकीपुर जेल में। जेपी नारायण इन हजारीबाग जेल में, और जो जेपी नारायण जी थे उनको हजारीबाग जेल में रखा था। ओके, इंपॉर्टेंट। अब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लीडर थी, इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट लीडर है अरुणा आसिफ अली, याद रखना, अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, एस्केप फ्रॉम हजीराबाग जेल। और जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो हजीराबाग से बच चुके थे, मतलब कि भाग चुके थे। ओके, कौन कौन से लीडर हैं इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, अरुणा आसिफ अली, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, एस्केप्ड फ्रॉम हजीराबाग जेल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। एट लीस्ट 7,000 पीपल्स वर किल्ड, मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 7,000 लोगों को मार गिराया। नियरली 62 to 9 वर जेल्ड, और 60,229 लोगों को जेल डाल दिया। नो क्यूमुलर क्लैश ड्यूरिंग द मोमेंट, लेकिन मोमेंट के दौरान कोई भी क्यूमुलर क्लैश नहीं हुआ था, लोगों के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई थी, तो ये ब्रिटिश के साथ ही चल रहा था। अब सी आर फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जाता है सी राजा गोपालाचार्य फार्मूला। सी आर फार्मूला क्या है, सी आर फार्मूला क्या है, गोपालाचार्य, सी राजा गोपालाचार्य फार्मूला, याद रखना। सी फार्मूला क्या है, सी राजा गोपालाचार्य फार्मूला। हिंदू मुस्लिम लीग टू एंडोर्स कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने क्या किया, एंडोर्स किया कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। आफ्टर द वार द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द नॉर्थ ईस्ट, वार के बाद जो पूरी पॉपुलेशन है मुस्लिम मेजॉरिटी की इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। ओके, इंडिया टू डिसाइड बाई प्लेबिसाइड मीन्स डायरेक्ट वोट बाई द पीपल ऑन ए मेजर पॉलिटिकल और टेरिटरीज इशूज हु शुड रूल ए रीजन, मतलब कि आप इंडिया टू डिसाइड बाई ए प्लेबिसाइड, इंडिया जो हो गया वो डिसाइड होगा किसके बेसिस पे, प्लेबिसाइड मीन्स डायरेक्ट वोट होंगे लोगों के द्वारा, ठीक है। जो भी मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज या टेरिटरीज होगी वही क्या करेगा, राज करेगा। ओके, whether or not to form a separate Swarn state. ओके, इन केस ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, जैसे अगर वो एक्सेप्ट मतलब कि पार्टिसिपेंट जो ये पार्टिसिपेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ पार्टीशन, एग्रीमेंट टू बी मेड ज्वाइंटली फॉर सेफ गार्डिंग डिफेंस कॉमर्स और कम्युनिकेशंस। अगर हमारे पास अगर ये पार्टीशन भी हो जाते हैं इन केस में, तो हमें एग्रीमेंट टू बी मेड ज्वाइंटली फॉर सेफ गार्डिंग, हमें डिफेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, कॉमर्स और कम्युनिकेशन के ऊपर। ओके, टू बी ऑपरेटिव ओनली इट इंग्लैंड ट्रांसफर फुल पावर टू इंडिया, ये तभी पॉसिबल होगा जब इंग्लैंड पूरी पावर इंडिया को ट्रांसफ़र कर देती है। ए टैकेट एक्सेप्टेंट ऑफ द लेग्स डिमांड फॉर पाकिस्तान, और जो भी मतलब लेग की डिमांड थी कि भाई हमें
क्या चाहिए, एक अलग कंट्री चाहिए, दैट इज़ पाकिस्तान। CR फार्मूला ये बेसिस ऑफ द गांधी जिना टॉक्स, याद रखना जो CR फार्मूला है, ठीक है, सी राजा गोपालाचार्य जो फार्मूला वो किसके बेसिस पे है, गांधी जिना टॉक्स। तो CR फार्मूला इज बेस्ड ऑन गांधी जिना टॉक्स, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव आता है। CR फार्मूला किसके बेस पे है, गांधी जिना टॉक्स के ऊपर। हिंदू लीडर्स लेड बाय वीर ठीक है, सावरकर, जो हिंदू लीडर है, ठीक है, वो किसने चलाई थी, वीर सावरकर ऑफ हिंदू महासभा, कंडम द CR प्लान। और इन्होंने क्या किया, जो सी राजा गोपालाचार्य का प्लान है उसकी बड़ी निंदा की। ओके, हिंदू लीडर्स लेड बाय, किसने, सावरकर, वीर सावरकर ने इस चीज़ मुहिम को चलाई थी, ठीक है। हिंदू लीडर्स लेड बाय वीर सावरकर ऑफ हिंदू महासभा के जो थे, उन्होंने क्या किया, CR प्लान को क्या किया, कंडम किया। तो CR फार्मूला क्या है, ये बेस है गांधी जी और जिना टॉक्स का बेसिस। ओके, तो नो मूव टू द नेक्स्ट फॉर्मूला। तो उन्होंने भी ये कहा कि भाई चलो, मतलब कि गांधी ये क्यों किया था कि चलो, वो नहीं चाहते थे, मतलब इंडिया, गांधी जी नहीं चाहते थे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान बने, ठीक है। और भी जो कांग्रेस के लीडर थे वो नहीं चाहते थे कि भाई दो कंट्री बने, ठीक है, कि ताकि क्या पता, CR फार्मूला जो सी राजगोपालाचार्य ने ये फार्मूला दिया कि भाई चलो ये लोग आपस में क्या हो जाएँ, इकट्ठा हो जाएँ, तो और एक ही देश रहे, दो देश ना में बंटवारा ना हो। ओके, इसीलिए CR फार्मूला ये बेसिस थी कि भाई गांधी जी और जिना के बीच में बात हो, कुछ समझौता हो, और एक ही कंट्री रहे, वो दो कंट्री ना बने। ओके, अब नेक्स्ट देसाई देसाई लियाकत पैक्ट। जनवरी 1945 में क्या हुआ, भूला भाई देसाई एंड लियाकत अली खान ड्राफ्ट ये प्रपोजल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियर गवर्नमेंट। इन्होंने क्या किया, एक प्रपोजल बनाया इंटीरियर गवर्नमेंट का। ओके, इट इंक्लूड एन इक्वल नंबर ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड बाय द कांग्रेस एंड लेग इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। मतलब इक्वल नंबर ऑफ पर्सन अब क्या करेगी, नॉमिनेट करेगी कांग्रेस और लेग सेंट्रल लेजिस्लेचर में। याद रखना, एन इक्वल नंबर ऑफ पर्सन नॉमिनेटेड बाय द कांग्रेस एंड द लेग इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, 20% रिजर्व सीट फॉर माइनॉरिटीज, मतलब 20% रिजर्व सीट होनी चाहिए किसके लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए। नो सेटलमेंट बिटवीन दैम, इट इज़ ए फेल्ड, लेकिन कोई भी सेटलमेंट नहीं हुई, उसके बाद ये चीज़ें फेल होगी। अब है वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस, इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्फ्रेंस वाज कन्वीन्ड बाय द वाइसरॉय लॉर्ड वेवल। ये कॉन्फ्रेंस जो थी वो किसने कन्वीन की थी, वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ने। 8 शिमला ऑन 25 जून 1945, कहाँ पे, शिमला में 25 जून 1945 में। क्या एम था, एम टू रिकन्स्ट्रक्ट द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कि जो गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको दोबारा से बनाना है। रिप्रेजेंटेटिव ऑल ग्रुप्स पार्टिसिपेट, इसमें क्या हो गया, हर एक ग्रुप्स के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जो है हर एक ग्रुप्स के वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द विस्काउंट वेवल अक्टूबर 1943 से लेकर 21 फेब 1940 तक चला। ओके, द विस्काउंट वेवल अक्टूबर 1943 से लेकर 21 फेब 1947 तक चला। मैन प्रपोजल ऑफ द वेवल प्लान क्या था, ऑल मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन, कि हर एक जो मेंबर होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वो क्या होंगे, इंडियन होंगे, एक्सेप्ट गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ। याद रखना, इसका मेन प्रिंसिपल क्या था, मेन मकसद प्रपोजल क्या था वेवल प्लान का, हर एक जो मेंबर होंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, ऑल मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब जितने भी मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के होंगे वो सारे क्या होंगे, इंडियंस। किसको छोड़ के, एक्सेप्ट गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ। गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ के हर एक जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे वो सारे इंडियन होंगे। किसको छोड़ के, कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल, वो इंडियन के नहीं होंगे, वो अंग्रेज होंगे। ओके, हिंदूज एंड मुस्लिम वर्ड टू हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हिंदूज और मुस्लिम की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। उसके बाद क्या हुआ, एन इंटीरियम गवर्नमेंट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ 1935 एक्ट। एन इंटीरियम गवर्नमेंट होगी किस फ्रेमवर्क में, 1935 एक्ट में। गवर्नर जनरल टू एक्सरसाइज हिज वीटो ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर, जो गवर्नर जनरल है वो अपना वीटो को चलाएगा किसके एडवाइस पे, मिनिस्टर के। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिफरेंट पार्टीज वर टू बी सबमिटेड ज्वाइंट लिस्ट, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे अलग अलग पार्टीज के अपनी ज्वाइंट लिस्ट को सबमिट करेंगे टू द वाइसरॉय को फॉर नॉमिनेशन के लिए टू द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना। अगर जिसने एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो वो अपना जो भी चीज़ें हैं वो सबमिट करेंगे ज्वाइंट लिस्ट वाइसरॉय को नॉमिनेशन के लिए। इफ़ ए ज्वाइंट लिस्ट वाज नॉट पॉसिबल देन स्प्लिट लिस्ट पर टू बी सबमिट, अगर ज्वाइंट लिस्ट पॉसिबल नहीं है बनाना तो आपने स्प्लिट लिस्ट बना के आप सबमिट कर सकते हैं। जिना said Muslim League has right to represent Muslim of India and Congress has no right to nominate any Muslim। अब जो जिना थे उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम लीग है उसको राइट है मुस्लिम लीग को
रिप्रेजेंट करने का, याद रखना। जिन्ना सैड मुस्लिम लीग हैज़ राइट, जो मुस्लिम लीग है उसको अपना हक होना चाहिए मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड कांग्रेस को हक नहीं होना चाहिए टू नॉमिनेट एनी मुस्लिम, ठीक है, कि कांग्रेस के पास कोई राइट नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी मुस्लिम को क्या करें, नॉमिनेट कर पाए। ही आल्सो डिमांडेड दैट इन केस ऑफ द डिवीजन ऑफ वोट्स, मतलब उन्होंने ये भी डिमांड की कि अगर इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ वोट्स होता है एंड ऑब्जेक्शन ऑफ द मुस्लिम मेंबर, देयर शुड बी ए प्रोविजन दैट वोट इज क्लियर्ड ऑनली बाय 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी, ठीक है। तो कितना वोट होना चाहिए, ऑनली 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी। ही आल्सो डिमांडेड दैट इन केस ऑफ द डिवीजन, अगर जैसे डिवीजन हो जाता है ऑफ वोट्स और अगर ऑब्जेक्शन होता है बाय द मुस्लिम मेंबर के द्वारा, ठीक है, देयर शैड बी ए प्रोविजन, एक ऐसे प्रोविजन होना चाहिए दैट वोट इज क्लियर्ड only by 2/3 of majority। वीटो गिवन टू मुस्लिम मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो वीटो होना चाहिए वो किसको देना चाहिए, मुस्लिम मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। ब्रिटिश हाई कमिश्नर अपॉइंटेड फॉर द ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट, ओके। तो अब हमारे पास क्या हुआ, ब्रिटिश हाई कमिश्नर अपॉइंटेड फॉर द ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट, ब्रिटिश हाई कमिश्नर को अपॉइंट किया जाएगा फॉर कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद फॉर्मली अपोज द प्लान, जो मौलाना अब्दुल कलाम जी थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस प्लान का अपोज किया, विरोध किया। वेवल प्लान क्रिएटेड 2 प्लेटफॉर्म, अब वेवल प्लान ने 2 प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। इट मेड मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मुस्लिम इन इंडिया, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो भी मुस्लिम लीग है वो रिप्रेजेंट करेगी मुस्लिम को इंडिया में। इट मेड मुस्लिम, जो मुस्लिम लीग है वो रिप्रेजेंट करेगी मुस्लिम को इंडिया में। जिन्हा स्टेटस वाज रेज टू इक्वल ऑफ गांधी, ठीक है, जिन्हा का जो स्टेटस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए गांधी जी का। जिन्हा स्टेटस वाज रेज टू, मतलब कि जो भी जिन्हा का स्टेटस है उसको बढ़ा देना चाहिए इक्वल टू गांधी। एंड 2 रिप्रेजेंटेटिव्स वर, और हमारे पास क्या हो गया, एंड 2 रिप्रेजेंटेटिव्स वर क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, 1 फॉर इंडिया एंड फॉर अदर फॉर पाकिस्तान, और पहली बार 2 रिप्रेजेंटेटिव्स को क्रिएट किया गया, एक इंडिया के लिए एक पाकिस्तान के लिए। नेक्स्ट वन इज कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन क्या है, ऑन 5 मार्च 1946 को क्या है, 15 मार्च 1946 को क्या हुआ, क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, 15 मार्च 1946 को क्या हुआ, क्लीमेंट एटली जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, हिस्टोरिक अनाउंसमेंट इन विच द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वर कंसीडर, मतलब कि हिस्ट्री में ये पहली बार ये हुआ कि वो भाई इसने क्लीमेंट एटली ने क्या क्या अनाउंस किया कि भाई अब इंडियन को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पूरा हक है। तो हिस्टोरिक अनाउंसमेंट इन विच द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ एंड द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया वर कंसीडर, ओके। अब वो अपने बना सकते हैं। दे आर 3 मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट सेंट टू इंडिया, उन्होंने क्या किया, 3 मेंबर जो है वो इंडिया में भेजे। द मिशन अराइव्ड ऑन मार्च 24, 1946, जो मिशन था वो इंडिया में कब पहुंचा, 24 मार्च 1946 को, याद रखना, दिस डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पेंड सम 3 वीक्स, और उन्होंने कम से कम 3 हफ्ते इंडिया में गुजारे। कुड नॉट अराइव एट एन एग्रीड सोल्यूशन, अब वो आपने जिस मकसद से आए थे कॉन्स्टिट्यूशन के मकसद से, ठीक है, तो उस पे नहीं खड़े हो पाए, मतलब कि उस पे उस नतीजे पे नहीं पहुंच पाए, ओके। अनाउंसमेंट इट्स ऑन रिकमेंडेशन ऑन मई 16, 1940, और उसने अनाउंस की थी अपनी खुद रिकमेंडेशन 16 मई 1946 को। मेन फीचर ऑफ द कैबिनेट मिशन वर प्रपोज सेटिंग अप एन इंटीरियम गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया, एक इंटीरियम गवर्नमेंट बनाने का प्रपोजल था उनका, ठीक है, प्रपोज्ड सेटिंग अप, मतलब उनका ये था कि भाई इंटीरियम गवर्नमेंट बनाया जाए। प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, और उन्होंने ये भी किया कि भाई यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया जाए। हिंदू प्रोविंसेस मुंबई, यूनाइटेड सेंट्रल प्रोविंसेस ओडिशा, मद्रास एंड बिहार। हिंदू प्रोविंसेस कौन कौन से आगे, जैसे मुंबई है, यूनाइटेड सेंट्रल प्रोविंसेस ओडिशा और मद्रास एंड बिहार। मुस्लिम स्टेट कौन कौन सी है, सिंध, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटल प्रोविंसेस, ठीक है, आसाम एंड बंगाल, ओके। क्या हुआ, रिजेक्शन ऑफ द डिमांड फॉर फुल फ्लैज्ड पाकिस्तान, और उन्होंने क्या कि जो भी फुल फ्लैज ऑफ पाकिस्तान की जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट कर दिया। प्रोविजन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, 1 पर्सन टू 1 मिलियन पॉपुलेशन, 1 पर्सन 1 मिलियन पॉपुलेशन के लिए 1 पर्सन। 3 इलेक्टोर्स विल बी डिवाइडेड, 3 इलेक्टोर्स को डिवाइड किया जाएगा, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, ओके, सिख एंड जनरल। इंटीरियम गवर्नमेंट ऑफ 14 मेंबर, इंटीरियम गवर्नमेंट जो होना चाहिए वो 14 मेंबर के होने चाहिए, इसमें 6 हिंदू होंगे, 5 मुस्लिम एंड सो ऑन, ओके। बोथ द मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस एक्सेप्टेड द प्लान, जो मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस ने दोनों ने क्या किया, इनिशियली इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट कर ली
मतलब कि जो मुस्लिम लीग थे और कांग्रेस उन्होंने इनिशियली क्या की, एक्सेप्ट कर दी। प्रिंसेस स्टेट आर लेफ्ट टू नेगोशिएट देमसेल्व्स, जो विद यूनियन गवर्नमेंट से, जो प्रिंसेस स्टेट आर लेफ्ट टू नेगोशिएट देमसेल्व्स विद यूनियन गवर्नमेंट, उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट से अलग होने की बात कर दी थी प्रिंसेस स्टेट ने, और लेफ्ट टू नेगोशिएट देमसेल्व्स, अपने आप को नेगोशिएट कर दिया था विद यूनियन गवर्नमेंट से। कांग्रेस एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कांग्रेस थी उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो कॉन्सेप्ट आइडिया था वो एक्सेप्ट कर लिया, बट रिजेक्टेड द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट हैविंग वीक सेंटर एंड स्ट्रॉन्ग प्रोविंस, और इसको रिजेक्ट कर दिया कि भाई सेंटर जो हो, ठीक है, बट रिजेक्टेड द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट हैविंग वीक सेंटर, कि भाई जो सेंटर है उसके पास पावर कम होनी चाहिए, और एंड स्ट्रॉन्ग प्रोविंस, एंड स्ट्रॉन्ग मतलब कि जो प्रोविंसेस होने चाहिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, ये तो गलत हो गया। ओके, इन्होंने ये जो डिमांड है वो उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो थी वो उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है, क्योंकि सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा तो तभी तो प्रोविंसेस उसके अंडर कंट्रोल आएगी ना, तो अगर सेंटर ही वीक होगा तो प्रोविंस अपना अपना काम चलाएगी, उससे नहीं होगा ना। तो आल्सो रिजेक्टेड डिवीजन इन 3 टाइप्स ऑफ प्रोविंस, और उसने जो 3 टाइप्स ऑफ डिवीजन थी, आल्सो रिजेक्टेड डिवीजन इन 3 टाइप्स ऑफ प्रोविंसेस, मतलब जो 3 टाइप्स ऑफ प्रोविंसेस थी उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इलेक्शन वर हेल्ड इन जुलाई 1946, इलेक्शन कब होंगे, जुलाई 1946 में, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, किसके लिए, कि ताकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन पाए। कांग्रेस सिक्योर 205 आउट ऑफ 214 जनरल सीट, जो कांग्रेस थी उन्होंने 205 सीटें आउट ऑफ 214, एंड मुस्लिम लीग गॉट 73 आउट ऑफ 78 सीट, और मुस्लिम लीग को कितने मिली है, 73 सीट आउट ऑफ 78। मुस्लिम लीग हमारे पास क्या हुआ, मुस्लिम लीग फर्स्ट अप्रूव द कैबिनेट मिशन प्लान, पहले मुस्लिम लीग ने क्या क्या अप्रूव किया उसको। व्हेन कांग्रेस डिक्लेयर दैट इट वुड चेंज द स्कीम ऑफ वीक सेंटर, जब कांग्रेस ने ये डिक्लेयर किया कि भाई ये अपनी स्कीम को चेंज कर सकता है, कि भाई जो वीक सेंटर है, थ्रू किससे, थ्रू इट्स मेजॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, दे रिजेक्टेड द प्लान, ठीक है, उसलिए उन्होंने क्या किया, इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के थ्रू वो मेजॉरिटी में आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया प्लान को। 27 जुलाई द मुस्लिम लीग काउंसिल मैट एट मुंबई, 27 जुलाई को जो मुस्लिम लीग काउंसिल थी वो कहाँ पे मिली, मुंबई में। वेयर जिन्ना रिट्रेटेड द डिमांड फॉर पाकिस्तान एज द ओनली कोर्ट लेफ्ट ओपन टू द मुस्लिम लीग, अब उन्होंने फिर डिमांड की कि भाई हमें एक अलग कंट्री से पाकिस्तान। ओके, जिन्ना कॉल्ड द मुस्लिम टू रिसॉर्ट द डायरेक्शन एक्शन, जिन्ना ने क्या किया, मुस्लिम को कहा कि टू रिसॉर्ट द डायरेक्शन एक्शन टू अचीव द लैंड ऑफ देयर ओन ड्रीम पाकिस्तान, कि हम अपना जो भी ड्रीम लैंड जो है उसको अचीव करेंगे, दैट इज़ पाकिस्तान। ओके, डायरेक्ट एक्शन डे ऑफ द बाय मुस्लिम लीग। ओके, अब इन कलकत्ता द कम्युनल टेंशन वाज वाइफ्ड अप बाय बोथ हिंदूज एंड द मुस्लिम न्यूज़पेपर। ओके, तो ये आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ग्रेट कलकत्ता किलिंग, और वहाँ पे क्या हुआ, जब कलकत्ता में क्या हुआ, क्रिमिनल टेंशन बढ़ गई, लोग हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई होना शुरू हो गई, ठीक है, एंड बाय बोथ हिंदू एंड मुस्लिम न्यूज़पेपर वाइफ्ड अप बोथ, क्रिमिनल टेंशन बढ़ने लगी, तो ग्रेट कलकत्ता किलिंग होने लगी, बहुत सारे लोग मारे गए। इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 सितंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को क्या है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक पार्ट। 9 दिसंबर 1946 को क्या है, पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग हुई, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक प्लेस एंड फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड। 9 दिसंबर 1946 में पहली मीटिंग हुई है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास माउंट बैटन प्लान एंड इंडिपेंडेंस। माउंट बैटन प्लान क्या था, एटलीस्ट डिक्लेरेशन Feb 20 1946, जो एटलीस्ट था उन्होंने क्या किया, माउंट बैटन प्लान ऑन इंडिपेंडेंस क्या था, एटलीस्ट डिक्लेयर किया Feb 20 Feb 1947 को। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन क्लेमेंट एटली डिक्लेयर ऑन Feb 20 1947 इन द हाउस ऑफ द कॉमन that the British would quit India after transferring power into the responsible hand not later than June 30 1948। अब जो एटली डिक्लेरेशन था 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के एटली, उन्होंने क्या क्या डिक्लेयर किया 20 फरवरी 1947 को, कहाँ पे, हाउस ऑफ द कॉमन, कि जो ब्रिटिशर है वो क्या करेंगे, अब इंडिया को छोड़ देंगे, ठीक है, आफ्टर ट्रांसफरिंग पावर इनटू द रिस्पॉन्सिबल हैंड, कि मतलब कि पावर मतलब कि आप इंडिया को छोड़ने वाले हैं, ठीक है, तो आफ्टर ट्रांसफरिंग पावर मतलब अब वो क्या करेंगे, अपनी जो भी पावर है वो इंडिया को सौंप देंगे इनटू द रिस्पॉन्सिबल हैंड नॉट लेटर देन जून 30 1948, मतलब कि
मतलब कि जून 30 1948 के बाद हम क्या करेंगे, इनको पूरी पावर दे देंगे और हम यहाँ से चला जाएंगे। ठीक है, ये कब किया था, 20 फरवरी 1947 को। 1 साल के बाद हम क्या करेंगे, चला जाएंगे और पूरी पावर इनको दे देंगे। द आइडिया वाज दैट द इंडियन शुड सेटल देयर इश्यूज बिफोर दैट। ठीक है, लेकिन ये जो इंडिया को अच्छा नहीं लगा, तो ये एक इशू का कारण था। अब लोग जो थे वो अगेंस्ट में आ गए दोबारा से। द अपॉइंटमेंट ऑफ लॉर्ड माउंटबेटन एज वाइसरॉय इन प्लेस ऑफ लॉर्ड वेवेल। द अपॉइंटमेंट लॉर्ड माउंटबेटन एज वाइसरॉय। ठीक है, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट की लॉर्ड माउंटबेटन वाइसराय इन प्लेस ऑफ लॉर्ड वेवेल। वेवेल को हटा दिया और लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय बना दिया। ठीक है, वाइसराय बना दिया। डिकी बर्ड्स प्लान, अब उनकी क्या थी, डिकी बर्ड्स प्लान किए थे। बिटवीन मार्च एंड मई ऑफ 1947 माउंटबेटन डिसाइडेड दैट द कैबिनेट मिशन प्लान हैड बिकम अनटेनेबल एंड फॉर्मुलेटेड एन अल्टरनेटिव प्लान। अब उन्होंने कहा कि हम एक अल्टरनेटिव प्लान बनाएंगे। अनविसेज द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द स्टेट प्रोविंसेस। हम क्या करेंगे, जो भी पावर है वो स्टेट प्रोविंसेस को क्या करें, ट्रांसफर कर देंगे। पंजाब एंड बंगाल ऑप्शन टू वोट फॉर पार्टीशन ऑफ देयर प्रोविंसेस। पंजाब और जो बंगाल है उसको ऑप्शन रखेंगे टू वोट फॉर पार्टीशन ऑफ देयर प्रोविंसेस। ओके, उनको क्या करेंगे, पार्टिसिपेट कर देंगे। ओके, द प्रिंसेस स्टेट वुड हैव द ऑप्शन ऑफ ज्वाइनिंग इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन स्प्लिट। देखो, पंजाब और बंगाल को क्या करेंगे, ऑप्शन टू वोट फॉर पार्टीशन ऑफ देयर प्रोविंस, कि भाई वोट के बेसिस पे हम इनको क्या करेंगे, अलग कर देंगे। जो प्रिंसेस स्टेट है उसके पास ऑप्शन है कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन करें, या तो पाकिस्तान, या तो रिमेनिंग स्प्लिट। तो जो भी प्रिंसेस स्टेट के उनके लिए ऑप्शन दिया, या तो आप इंडिया के साथ ज्वाइन हो, या पाकिस्तान, या आप अलग रह सकते हो। ओके, द प्लान वॉज क्विकली अबंडन आफ्टर नेहरू रिएक्टेड वायलेंटली टू इट। द प्लान वॉज क्विकली अबंडन। ठीक है, लेकिन ये जो प्लान था वो क्या हो गया, जल्दी इसको छोड़ना पड़ा आफ्टर नेहरू रिएक्टेड वायलेंटली टू इट। नेक्स्ट वन इज हमारे पास क्या था, माउंटबेटन प्लान एंड 3 जून प्लान। याद रखना, माउंटबेटन प्लान को 3 जून प्लान भी कहा जाता है। 1947 पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान। अब पार्टीशन हुआ इंडिया का और एक नया कंट्री बन गया पाकिस्तान। अपीयर्ड इनविटेबल टू माउंटबेटन। इंडिया टू बी डिवाइड इनटू इंडियन पाकिस्तान, ये 2 भाग में डिवाइड हुआ। बंगाल एंड पंजाब विल बी पार्टीशन, और उस टाइम बंगाल और पंजाब भी पार्टीशन हुआ था। इन केस ऑफ सिंध, अब सिंध की बात करते हैं, और एंड बलूचिस्तान, द प्रोविंशियल असेंबली विल टेक द डिसीजन। और इन केस ऑफ सिंध और जो बलूचिस्तान है, ठीक है, द प्रोविंशियल असेंबली क्या करेगी, आप इनके बारे में डिसीजन लेगी, सिंध और बलूचिस्तान के बारे में। इन केस ऑफ NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस, द डिसीजन हैड टू टेकन ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंडम। अब जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वो किसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा, रेफरेंडम के बेसिस पे। ये रेफरेंडम वाज टू बी ऑर्गेनाइज इन ठीक है, शाहलहित रीजन ऑफ आसाम। ये जो रेफरेंडम था ये ऑर्गेनाइज किया था कहाँ पे, शाहलहित रीजन ऑफ आसाम में, विच वाज मुस्लिम मेजॉरिटी, जहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम लोग थे। ओके, ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर पाकिस्तान टू फ्रेम इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक जो स्टेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए, कि ताकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सके। ओके, द प्रिंसली स्टेट हैज़ द लिबर्टी टू ज्वाइन अदर इंडिया और पाकिस्तान और इवन रिमेन। तो प्रिंसली स्टेट के पास एक मतलब कि ये था उनको एक मतलब कि मौका दिया था कि भाई आप या तो इंडिया के साथ रह सकते हो, या के साथ ज्वाइन कर सकते हो, या पाकिस्तान के साथ, या इंडिपेंडेंट रह सकते हो, या अलग से रह सकते हो। अगस्त 15 1947 वाज डेट फिक्स्ड फॉर हैंडलिंग वर पावर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। 15 अगस्त 1947 का दिन रखा था, डेट फिक्स कर दिया था कि आप जो भी पावर है वो इंडिया और पाकिस्तान के हैंड ओवर करनी है। ओके, द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग अल्टीमेटली अप्रूव द माउंटबेटन प्लान। और जो कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने क्या किया, इस प्लान को अप्रूव कर दिया। ओके, अब हमारे पास लास्ट वन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में क्या हुआ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट accorded formal approval to the Mountbatten Plan enacting the Indian Independence अक्टूबर 1947। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, अकॉर्ड किया फॉर्मल अप्रूवल टू द माउंटबेटन प्लान, मतलब कि जो भी माउंटबेटन प्लान था उसको अप्रूवल दिया। एनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस की, अब जो भी है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का, ओके, उसको एनेक्ट किया जाएगा। एक्ट 1947 ऑन एक्ट 18 जुलाई 1947 को। साइलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट क्या था, याद रखना, एनेक्ट की कब बात की थी, 18 जुलाई 1947 को। साइलेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट क्या क्या थे, पार्टीशन ऑफ द कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब क्या फीचर थे कि भाई इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्री बनेगी। वुड कम इनटू इफेक्ट ऑन फ्रॉम 15 अगस्त 1947, कि 15 अगस्त 1947 से
ये पूरा जो पावर है इनके हाथ में आ जाएगी, वो अब आज के बाद आज़ाद हो जाएंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड ट्रांसफ़र ऑल पावर टू दिस टू डोमिनियन, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने पूरी जो भी पावर्स थी वो दोनों डोमिनियंस को सौंप दी, इंडिया और पाकिस्तान को। रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन ड्रीव द बाउंड्री लाइन स्प्लिटिंग इंडियन पाकिस्तान, और एक बाउंड्री ड्रॉ की गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसका नाम रखा रेड क्लिफ लाइन, ओके, या रेड क्लिफ बाउंड्री। लॉर्ड माउंटबेटन वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। याद रखना, जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो पहले क्या बने, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट के कौन बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखना, तो लॉर्ड माउंटबेटन वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन। मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे किसके, पाकिस्तान के, हेड ऑफ द स्टेट टिल 1956। तो इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, ओके, लॉर्ड माउंटबेटन वाज मेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। याद रखना, इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम पहला गवर्नर जनरल कौन बना था इंडिया का, लॉर्ड माउंटबेटन, और पाकिस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, हेड ऑफ। ओके, आई होप ये मैं पूरी तरह से कंप्लीट करवा चुका हूँ। किसी को कहीं भी डाउट है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन। तो प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर। देखो आप लोगों के लिए मैंने पूरी तरह से ये कंप्लीट करवा चुका हूँ, ठीक है। आपको अब सिर्फ इसके ऊपर मॉक देने हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है, ओके।